गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा सोशलॉजी में आपको समाजशास्त्र पढ़ाऊंगी, तो उसमें हमारा क्या पार्ट जो हमारा भाग था वो कल पार्ट 1 हो चुका था, हमारा भाग 1 हो चुका था हमारा। तो आज हमारा भाग 2 चलेगा। इसमें कौन सा चैप्टर है हमारा? समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली एवं संकल्पना एवं उनका उपयोग। ठीक है, तो इसमें आज हमारा टॉपिक है सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है प्रत्येक समाज में क्या ऊंच नीच का भेदभाव अवश्य पाया जाता है। जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण मतलब स्तर, जो हमारे समाज में क्या जो स्तर होता है वो क्या होता है? ऊंच नीच का पाया जाता है, मतलब ऊंचा और नीचा दर्जा पाया जाता है। और उस भले ही उसका आधार तथा स्वरूप कुछ भी हो, मतलब चाहे उसका स्वरूप या उसका आधार क्या कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा सामाजिक स्तर है वो क्या उच्च और निम्न प्रकार दोनों प्रकार से पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? इसी के भेद को क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ठीक है। और सामाजिक स्तरीकरण का जो संबंध समाज में समूहों के बीच संरचना असमानता से होता है। जो हमारे जो समाज में जो व्यक्तियों का जो समूह होता है और समूह में क्या जो संबंध स्थापित होते हैं, उसी में क्या सामाजिक या संरचना समानता का भेद या उसके रूप में ये असमानता के रूप में पाया जाता है। जो हमारे समाज में समूह का जो संबंध होता है के बीच जो कड़ी जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। इस अवस्था में समाज में उच्च स्तर वाले समूह को अधिक सुविधा, जो हमारे मतलब जो समाज में क्या ऊंचे स्तर के जो व्यक्ति होते हैं उसको क्या सुविधाएं मिलती है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको क्या अधिक सुविधाएं मिलती है और अधिकार प्राप्त होते हैं, और उन्हीं व्यक्तियों को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। तथा निम्न वर्ग वाले समूह को कम सुविधाएं मिलती है, और जो निम्न वर्ग वाले होते हैं उन्हें क्या होता है? कम सुविधाएं मिलती है और उन्हें कम अधिकार मिलते हैं। तो ये भी क्या हमारे ये क्या कहलाया? हमारा सामाजिक स्तरीकरण कहलाया, क्योंकि इसमें ऊंच नीच का भेदभाव का पता चलता है। मतलब इसमें जो हमारा स्तर है क्या है? वो समान नहीं है, वो क्या है? ऊंचा और नीचा दोनों प्रकार से है। उसके बाद है हमारा सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। इसकी क्या काफी सारी विशेषताएं हैं जो अलग अलग ग्रुपों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला है हमारा पद सोपान क्रम। पहली विशेषता है क्या हमारी? पद सोपान ठीक है, जो ये पद सोपान क्रम है वो क्या है? सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रमुख विशेषता क्या है हमारी? पद सोपान क्रम का मतलब है ऊंच नीच, मतलब इसमें ऊंच नीच की भावनाएं पाई जाती है। जो हमारा ये पद क्रम है मतलब क्रमानुसार से चलाया जाता है, तो इसमें क्या ऊंच नीच पाई जाती है। और सबसे ऊंचा वह जाति का या वर्ग होता है। तो इसमें क्या जो सबसे ऊंचा वर्ग होता है या सबसे नीचा वर्ग होता है वो क्या जाति का वर्ग होता है, उसका जिसका समाज में अधिक सम्मान होता है। और जो ऊंची वर्ग में होते हैं या ऊंची जाति के व्यक्ति होते हैं उसका जो समाज में क्या अधिक सम्मान होता है, अधिक प्रतिष्ठा होती है, मतलब उसे अधिक प्रतिष्ठावान किया जाता है या उसके आर्थिक रूप से उसे संपन्न माना जाता है। जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं उन्हें क्या आर्थिक रूप से भी क्या संपन्न माना जाता है, मतलब उसे कोई भी चिंता नहीं है कि पैसे की या किसी चीज की, तो उसे क्या कहा गया है? पूर्ण रूप से संपन्न व्यक्ति माना गया है।
ऐसे ही नीचे उसमें क्या, जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, नीचा दर्जा होता है, उसे क्या, वो क्या कम सम्मान रखने वाली जाति या वर्ग में आते हैं। जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो क्या, निम्न ही वर्ग में आते हैं। ठीक है, निम्न स्तर में सबसे कम सम्मान वाली जाति का नाम रहता है। जो हमारे समाज में जो निम्न जाति होती है उसे क्या, निम्न जाति के नाम से ही पुकारा जाता है। अर्थात समाज प्रतिष्ठा और आर्थिक संपन्नता के आधार पर स्त्रीकरण होता है। मतलब उसका जो सम्मान होता है या उसकी प्रतिष्ठा होती है तो वो क्या, उसकी जाति के, या वो जैसे ऊंच जाति का है या निम्न जाति का है, उसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है बेटा। फिर हमारा निश्चित स्थिति का निश्चित स्थिति व कार्य। सामाजिक स्थितिकरण में प्रत्येक जाति व वर्ग या वर्ण का कार्य पूर्व निश्चित होता है। जो हमारे समाज में जो प्रत्येक जाति होती है, मतलब जो हमारे समाज में क्या अलग अलग जातियां होती है या वर्ग होता है, तो उनका क्या निश्चित कार्य पहले से ही मतलब जो कार्य है वो पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है कि निम्न जाति के वर्ग के लोग ये कार्य करेंगे, उच्च जाति के वर्ग के लोग ये कार्य करेंगे, और उसी के अनुसार समाज में उसकी स्थिति क्या निर्धारित हो जाती है। भारतीय समाज में ब्राह्मण वर्ग का कार्य क्या पवित्र माना गया है। जो हमारा समाज है उसमें क्या ब्राह्मण वर्ग के लोगों को क्या पवित्र माना गया है, और जो शूद्र होते हैं तो उन्हें क्या निम्न वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो हमारे जो ये समाज में है कितने वर्ण है, 4 वर्ण पाए गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो इसमें क्या हमारी 4 वर्णों में से बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ऐसे क्या जो ब्राह्मण है उन्हें क्या पवित्र माना गया, और जो शूद्र होते हैं उन्हें क्या निम्न वर्ग में रखा गया, मतलब नीची जाति में उन्हें रखा गया। फिर हमारा वर्गीय योग्यता परीक्षण। इनको जो बांटा गया है वो योग्यता के आधार पर, योग्यता मतलब इनका परीक्षण किया गया और किस वर्ग में इन्हें रखा जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। वर्ग में परिवर्तनशीलता का गुण होता है। परिश्रम करके एक व्यक्ति निम्न, मतलब मैंने क्या कहा है इसमें वर्गीय योग्यता परीक्षण की बात की गई है। तो हमारा जो सामाजिक स्तरीकरण है या समाज का जो स्तर है वो किस रूप में बांटा गया है, जो व्यक्ति जिस योग्य होता है उसका परीक्षण करके उसे उसी पद पर रखा जाता है। मान लो कि निम्न वर्ग का व्यक्ति भी अगर परिश्रम करके वो ऊंचे वर्ग में या ऊंची तरक्की करे तो उसे ऊंचे वर्ग में दर्जा दिया जाता है। तो लेकिन उसके बाद जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं वो जिस व्यक्ति ने ऊंचा दर्जा पाया है, निम्न वर्ग के व्यक्ति ने अगर ऊंचा दर्जा पाया है तो ऊंचे वर्ग के व्यक्ति भी उसका परीक्षण करेंगे कि ये हमारे वर्ग में आने के समान है या नहीं, मतलब ये इसके अंदर इतनी काबिलियत या योग्यता है कि ये हमारे जो दर्जा है उसके काबिलियत है उसके अंदर की वो आ जाए। तो इसलिए क्या इसका वर्गीय किया जाता है योग्यता परीक्षण के आधार पर। ठीक है, फिर है कार्य की प्रधानता। कार्य की प्रधानता, सामाजिक जो हमारा सामाजिक स्तर है या स्तरीकरण है वो कार्य की क्या प्रधानता है उसके अंदर, और कार्य के अनुसार ही व्यक्ति या उसके वर्ग को सामाजिक समानता मिलती है, और कार्य के अनुसार ही क्या उसको उसके वर्ग या उसे सम्मान दिया जाता है। ऊंचे कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या ऊंचा पद मिलता है। जो हमारे ये कार्य की प्रधानता का मतलब है कार्य में जो भी निपुण होता है,
जिस तरह का कार्य होता है उसे उस तरह का ही सम्मान मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऊंचा कार्य करा या ऊंचे दर्जे का कार्य करा तो उसे क्या ऊंचा ही दर्जा या ऊंचा ही सम्मान मिलेगा, और ऐसे ही अगर कोई निम्न कार्य करा तो उसे निम्न वर्ग का सम्मान या दर्जा मिलता है। ठीक है, फिर है हमारी सामाजिक मूल्यों की पृथकता। पृथकता का मतलब है सामाजिक मूल्यों की पृथकता का मतलब कि हमारे वर्ग में इन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। जो सामाजिक स्तर में पाए जाने वाले या सामाजिक स्तरीकरण में पाए जाने वाले विभिन्न सामाजिक वर्ग में विभिन्न रीति रिवाज, हमारे जो समाज में है वो क्या विभिन्न रीति रिवाज है और विभिन्न सामाजिक मूल्य देखने को मिलते हैं। मतलब हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपराएं हैं वो क्या अलग अलग पाई जाती है। तो पृथक का मतलब क्या है, इसमें हमारे समाज में जो मूल्य है या रीति रिवाज है वो क्या अलग अलग पाए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक मूल्यों में पृथकता सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता बताती है। तो हमारे जो समाज में मूल्य है वो क्या रीति रिवाज है, जाति, क्या हमारे लोग हमारे समाज में क्या एक ही वर्ग के या एक ही वर्ण के या एक ही जाति के लोग रहते हैं? नहीं, ऐसे क्या अलग अलग जाति के लोग रहते हैं या भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। ऐसे क्या है, उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो परंपराएं हैं वो भी क्या अलग अलग है। तो ये क्या, ये भी हमारी एक विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया बेटा, ये क्या थी हमारी विशेषताएं थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा इसमें सामाजिक स्तरीकरण के महत्व। महत्व या आवश्यकताएं बोल दो आप इसको। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण में इसकी आवश्यकता या महत्व। सामाजिक स्थिरीकरण जो क्या होता है सार्वभौमिक होता है और उसमें ऊंच नीच की व्यवस्था होती है। हमारे समाज में बार बार मैं यही कहूँगी कि हमारे समाज में क्या ऊंच नीच की भावनाएं होती है और उसकी अवस्थाओं को प्रत्येक समाज में क्या करा गया है, किसी न किसी रूप में पाया गया है या देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या इसकी आवश्यकता है और इसका अर्थ यह भी है स्थिरीकरण समाज की किसी न किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो समाज में हमारे जो ये समाज की जो स्थिति है किसी न किसी रूप में क्या करता है, उसकी पूर्ति करता है या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज में सभी पद एक समान नहीं होते। हमारे समाज में क्या है, जो पद मिले हुए हैं वो क्या होते, एक समान नहीं होते। कुछ पद समान की जो समाज के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ पद समाज के लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अगर महत्वपूर्ण पद पर मान लो कोई भी व्यक्ति है हमारे समाज का, अगर वो ऊंचे पद पर या महत्वपूर्ण पद पाना चाहता है या अच्छी नौकरी, देखो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर अच्छी नौकरी पाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ता है, अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसे क्या ऊंचे वर्ग पर या ऊंचे ओहदे पर जाने के लिए क्या उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए उसे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारी जब भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। उसके बाद है हमारी इसमें बताया कि महत्व भी बताए गए हैं। जो इसके महत्व है वो क्या अलग अलग है। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन है, फिर कठिन परिश्रम, तो इसमें क्या श्रम विभाजन का मतलब सामाजिक स्तर में समाज का वर्गीकरण चाहे जिस आधार पर किया गया हो, लेकिन श्रम विभाजन के सिद्धांतों की विशेष महत्व है। मतलब इसमें इसे क्या विशेष महत्व दिया जाता है। जाति के व्यवसाय लगभग निश्चित होते हैं। जो जाति होती है उनके जो व्यवसाय होते हैं वो क्या निश्चित होते हैं,
जैसे इसी प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को चाहे वह ऊंचा हो चाहे वो क्या नीचा हो सुचारू रूप से करता है। जो श्रम का विभाजन कैसे किया गया है कि जो भी व्यक्ति हमारे समाज का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, चाहे उसका कार्य क्या ऊंचे वर्ग का हो चाहे नीचे वर्ग का हो, लेकिन वो क्या उसे सुचारू मतलब उसे क्या बड़ी मेहनत से या लगन से उसे पूरा करता है। ऐसे ही कठिन परिश्रम, वो क्या करता है किसी भी अपने ऊंचाई पाने के लिए वो क्या करता है कठिन से कठिन परिश्रम करता है और उसके सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए उनका क्या वो उनका सामना करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा संगठित समाज। संगठित समाज, इसमें क्या कहा गया है, जो सामाजिक संगठन है सामाजिक संगठन बनाया गया है और उसमें संगठन बनाया जाता है रखने के सामाजिक वर्गों के कारण समाज में संगठन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। जाति तथा वर्ग अपने सदस्यों को संगठित बनाए रखता है। जो हमारे समाज में है जो वर्गों के कारण क्या होता है उसमें कठिनाई, जो सामाजिक संगठन की जो समस्याएं क्या उत्पन्न होती है लेकिन जो वहाँ के व्यक्ति है वो उसे क्या उत्पन्न नहीं होने देते। मतलब जो कठिनाइयाँ या संगठित समाज है उसमें क्या वो समस्याएं उठने ही नहीं देते, उसे वहीं के वहीं वो क्या खत्म कर देते हैं, उसका सामना कर लेते हैं और सामाजिक संगठन रूप से पूर्ण व्यवस्थित होता है और उसे क्या पूर्ण रूप से वो व्यवस्थित कर देते हैं। उसके बाद है सामाजिक ठीक है, तो ये आप बताइए कि आपको ये सामाजिक स्तरीकरण का जो महत्व है ये आपको समझ में आया। उसके बाद है हमारा सामाजिक स्तरीकरण का आधार। जो सामाजिक स्तर है वो किन किन आधारों पर है, जो सामाजिक स्तर है वो किन आधारों पर है, आयु, लिंग, जन्म, धन। जो हमारा आधार है वो क्या इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर होता है। ठीक है, जो सामाजिक स्थिति है उसमें क्या समाज में क्या आयु के आधार पर मानकर मान सम्मान की बात निर्धारित की जाती है। जो आयु होती है उसके ही आधार पर क्या मान सम्मान की स्थिति निर्धारित की जाती है। बड़ी आयु के व्यक्तियों को समाज में अनुभवी माना जाता है। जो बड़ी आयु के वर्ग होते हैं या बुजुर्ग वर्ग होते हैं उन्हें क्या कहा है समाज में क्या माना जाता है, उसे अनुभवी, क्योंकि उसे काफ़ी अनुभव हो जाता है। क्योंकि वो कितनी ही उम्र का हो जाए, जैसे जैसे उसकी एज हो जाती है वैसे वैसे उसका क्या अनुभव अच्छा या काफ़ी अनुभव उसे होने लगता है, सब बातों का उसे क्या ज्ञान होने लगता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग को क्या कहा गया है, समाज में अनुभवी व्यक्ति कहा जाता है और उनको आदर दिया जाता है और उनको क्या आदर दिया जाता है। ग्रामीण समुदाय में वृद्ध व्यक्ति का विशेष सम्मान, जो ग्रामीण वर्ग होता है जो गांव में होता है तो उसमें जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं मतलब वृद्ध मतलब जिनकी काफ़ी एज हो जाती है उनको क्या कहा काफ़ी सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आयु के अनुसार। और लिंग के अनुसार है, लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण, मतलब लिंग का मतलब स्त्री पुरुष। ठीक है, उनके आधार पर इनके क्या वर्गीकरण किया जाता है। पारस्परिक रूप से लिंगित आधार पर स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा कम शक्तिशाली माना जाता है। और लिंग के आधार पर क्या होता है, जो हमारे स्त्री और पुरुष होते हैं तो स्त्रियों को क्या पुरुष की अपेक्षा कम शक्तिशाली माना जाता है और पुरुष को अधिक सम्मान दिया जाता है। और इसलिए क्या पुरुष को अधिक शक्तिशाली माना जाता है तो इसलिए क्या पुरुष को अधिक सम्मान दिया जाता है और उसको सभी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और स्त्री को क्या कहा जाता है, क्योंकि स्त्री क्या हमारे समाज में शक्तिशाली नहीं मानते इसीलिए उन्हें क्या सभी सम्मान या सभी अधिकार नहीं दिए जाते पुरुष की अपेक्षा। ठीक है,
फिर है जन्म। जन्म के आधार पर सामाजिकरण की स्त्रीकरण की प्रक्रिया भी सुचारू होती है। तो इसमें कहा गया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को स्थिति समाज में उच्च वर्ग में मानी जाती है। जो ऊंचे वर्ग में या ऊंचे कुल में या परिवार में, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसे क्या कहा गया, ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और जो निम्न कुल में जन्म लिया जाता है तो उसे क्या, निम्न जाति में रखा जाता है। ऐसे निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की स्थिति समाज में निम्न होती है। और जैसे मैंने कहा कि अभी जो निम्न वर्ग में जन्म लेता है तो उसकी जो स्थिति होती है वो समाज में क्या, निम्न ही होती है। इस प्रकार उच्च तथा निम्न स्थिति का निर्धारण किया जाता है वो क्या, जन्म के आधार पर किया जाता है। उसके बाद है हमारा धन। धन भी हमारे सामाजिक स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण माना गया है। जिन लोगों के पास अधिक धन होता है वो धनी वर्ग में आते हैं। धन का मतलब क्या है, जिन लोगों के पास अधिक धन होता है, अधिक पैसा होता है तो वो क्या, धनी वर्ग में आते हैं। और जिनके पास कुछ भी धन नहीं होता वो क्या, मध्यम वर्ग में कुछ धन है। मतलब जिसके पास सबसे अधिक धन है वो क्या होता है, ऊंचे वर्ग में आता है, ऊंचे कुल में आता है। और जिसके पास कम धन है तो वो क्या, मध्यम वर्ग में आता है। और जिसके पास धन का अभाव है कि मतलब बिल्कुल ही धन नहीं है वो क्या, निम्न वर्ग में आता है। समाज में पूंजीपति वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के विभाजन का आधार भी संपत्ति या धन के आधार पर किया जाता है। जो हमारे समाज में होते हैं पूंजीवादी या जिनके पास धन नहीं होता, पूंजीवादी को किन्हें कहा गया, जिनके पास धन होता है। और श्रमिक जो उनके लिए कार्य करते हैं। तो इसी के आधार, वो भी किसके आधार पर किया गया, धन के आधार पर। ठीक है बेटा, तो ये आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद है हमारी जाति। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जाति का अर्थ। सामाजिक स्थिरीकरण का एक रूप जाति व्यवस्था भी है। जो हमारे समाज में क्या है, जो जाति है वो भी क्या, इसका एक स्वरूप जाति माना गया है सामाजिक स्थिरीकरण में। ठीक है, तो भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण की एक अनुपम व्यवस्था पाई जाती है जिसे क्या कहा गया, जाति प्रथा कहा गया है या कहते हैं। सभी जाति की सदस्य व्यक्ति को जन्म से ही मिली होती है। और जो जाति की जो व्यवस्था होती है या उसको जाति के बारे में मतलब सदस्य मिली होती है वो क्या, जन्म से ही मिली होती है तथा वह संपूर्ण जीवन उसी का सदस्य बना रहता है। और जब जिस व्यक्ति का जन्म जिस भी जाति में होता है उसे उसी जाति की सदस्यता या मतलब वो उस जाति का सदस्य कहलाता है। और ये क्या होता है, जन्म से ही होता है। अर्थात जाति की सदस्यता को किसी भी कार्य, प्रयास या योग्यता से बदला नहीं जा सकता। जाति एक ऐसा है जिसे चाहे हम कितने ही ऊंचे ओहदे पर हो और चाहे हम कितने ही नीचे ओहदे पर हो, लेकिन उसे क्या, बदला नहीं जा सकता। अगर जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया वो उसी जाति का सदस्य कहलाता है। तो आपको ये जाति का अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर है हमारा जाति की प्रमुख विशेषताएं। जाति की प्रमुख विशेषताएं। जन्म पर आधारित सदस्यता। जैसे अभी मैंने आपको बताया जन्म पर आधारित सदस्यता। जाति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी सदस्यता के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र नहीं देना पड़ता, बल्कि व्यक्ति स्वयं ही जन्म से उसका सदस्य बन जाता है। अर्थात व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी का सदस्य कहलाता है। जाति, इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी भी जाति का व्यक्ति होता है उसे क्या, उसकी प्रार्थना पत्र नहीं मिलता। जैसे कि मतलब कि हमें अपनी जाति के लिए क्या हो, प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस जाति में हमने जन्म लिया
जन्म से ही हम उसके क्या सदस्य कहलाते हैं। हमें उसके लिए कोई प्रार्थना पत्र या कोई कागज पत्र की आवश्यकता नहीं होती। हम किस व्यक्ति के सदस्य कहलाएंगे? जिस जाति में हमने जन्म लिया, चाहे वो कोई सी भी जाति हो। उसके बाद है पेशों की निश्चितता। पेशों की निश्चितता, इसमें क्या प्रत्येक जाति के पेशे व व्यवसाय पूर्व निश्चित होते हैं। जो हमारी प्रत्येक जाति होती है, जो उनके पेशे होते हैं, पेशे मतलब जो व्यवसाय होते हैं वो क्या निश्चित होते हैं। अगर कुम्हार है तो वो कुम्हार घड़े वगैरह बनाने का कार्य करेगा, अगर सुनार है तो वो सुनार का काम करेगा, अगर लोहार है तो वो क्या लोहे वगैरह का काम करेगा। तो ये क्या है हमारा पेशों से क्या, पेशा जो हमारा व्यवसाय है उससे ही क्या उसमें निश्चितता की जाती है, मतलब उसे उसी चीज का दर्जा दिया जाता है उस जाति का। ठीक है, तो वास्तव में जाति का शाब्दिक अर्थ ही निश्चित व्यवसाय को धारण करने से लगाया जाता है। प्रत्येक जाति का अपना अपना निश्चित व्यवसाय होता है। इसी के कारण विभिन्न जातियों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। मतलब इसी के कारण जो उनका क्या अलग अलग व्यवसाय होता है, जो भी वो कार्य करते हैं या जो भी वो पेशा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसी के आधार पर उन्हें जाति का मतलब पारस्परिक निर्भरता उन्हीं पर आधारित होती है। ठीक है, उसके बाद है खान पान पर प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब है रोक टोक करना खान पान पर। जाति व्यवस्था में खान पान के प्रतिबंध होते हैं। उस जाति के सदस्य निम्न जाति के सदस्यों द्वारा पकाया हुआ या छुआ हुआ भोजन नहीं करते। भारत में ब्राह्मण शूद्रों के साथ खाना पान के संबंध नहीं रखते। और इसमें क्या कहा गया है कि खान पान पर प्रतिबंध, जो ऊंचे वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो निम्न वर्ग के व्यक्तियों का बनाया हुआ खाना या पकाया हुआ खाना या उसे छू लेने के बाद वो उस खाने को नहीं खाते। ठीक है, अगर वो निम्न वर्ग के व्यक्ति ने उस खाने को अगर छू भी लिया इत्तेफाक से, तो ऊंचे वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो उस पर क्या उसे नहीं खाएंगे। ठीक है, ऐसे क्या भारत में ब्राह्मण और शूद्रों के खान पान के संबंध नहीं रखते। जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो शूद्रों के यहाँ पर खाना नहीं खाते, वो उस पर क्या प्रतिबंध लगाते हैं, मतलब रोक टोक करते हैं कि हमें इनके घर का खाना या इनके हाथों का खाना नहीं खाना। ठीक है, ऐसे फिर है ऊंच नीच की भावना। अभी हमारी ये क्या विशेषताएं चल रही हैं, तो क्या है उसके बाद ऊंच नीच की भावना। थर्ड पॉइंट है हमारा वो फोर्थ। इसमें जाति वर्ग में क्या होता है, जाति में भी ऊंच नीच की भावनाएं होती है। जो ऊंचे दर्जे, इसमें क्या जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक जाति दूसरी जातियों में ऊंची नीची होती है। मतलब जो जातियां होती है वो भी क्या ऊंची और नीची होती है। कोई जाति ऊंचे दर्जे पर होती है, कोई जाति नीचे दर्जे पर होती है। इस ऊंच नीच के कारण एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों को छूना पसंद नहीं करते। और इसी ऊंच नीच के कारण क्या होता है, जो ऊंची जाति के जो सदस्य होते हैं वो निम्न जाति के वर्ग के लोगों को छूना या उनकी कोई भी हाथ लगाई गई वस्तुओं को छूना पसंद नहीं करते। भारतीय समाज में अस्पृश्यता की भावना अधिक पाई जाती है। मतलब हमारे जो भारतीय समाज है उसमें अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा ऊंच नीच की भावना भी हमारी क्या जाति पर आधारित होती है या वर्ग पर आधारित होती है। देखो हमारे यहाँ पर क्या 4 वर्ण पाए गए हैं। चार वर्णों में विभाजित किया गया है। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो क्या इसे क्या हमारे यहाँ पर 4 वर्गों में जो हमारे वर्ण है या वर्ग है उन्हें क्या 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। जो हमारी जाति है वो हमें 4 वर्गों में विभाजित की गई है। कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण है उसे क्या ऊंचा दर्जा दिया गया। ठीक है, उसे क्या ऊंचा दर्जा दिया गया, उसे पवित्र माना गया। और क्षत्रिय क्या कौन होते हैं? जो राजा महाराजाएं होते हैं उन्हें क्या क्षत्रिय माना गया। और वैश्य जो कुम्हार, लोहार, ये सारे जो होते हैं ये वैश्य होते हैं। और शूद्र को क्या सबसे निम्न वर्ग में रखा गया, इसे निम्न जाति में रखा गया। ठीक है, तो ये क्या हमारे 4 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमें 4 जाति इनमें क्या बांटी गई है। ऐसे इनके खान पान में या इनके ऊंच नीच में या इनके जो भावनाएं होती हैं उनमें भी क्या अंतर पाया जाता है। समान संस्कृति की मान्यता, ऐसी फिर है समान जाति के कारण ही क्या हर जाति के वर्ग के लोगों को क्या सम्मान, मतलब समाज में सम्मान संस्कृति नहीं दी गई या उसे समान संस्कृति की मान्यता नहीं दी गई। जाति के सदस्यों में समान संस्कृति पाई जाती है। जाति के सभी सदस्यों में समान प्रथाएं, परंपराएं तथा रूढ़ी पाई जाती है। एक जाति के सभी रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, इसलिए जाति के सदस्यों में एकता व समानता पाई जाती है। जो हमारी संस्कृति है वो क्या होती है? एक समान पाई जाती है। लेकिन जो जैसा कि मैंने कहा गया हमारी जो जातियाँ होती है वो 4 वर्गों में बांटी गई है। कौन कौन सी? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो अधिकतर क्या जो पंडित लोग मतलब ब्राह्मण लोग होते हैं वो क्या करते हैं? क्षत्रिय लोग हैं जैसे वैश्य, उन सबको वो क्या शिक्षा ग्रहण कराते हैं, मतलब देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या जो हमारी सामाजिक जो जाति व्यवस्था है जाति है उसमें क्या जो समान संस्कृति की मान्यता होती है। ठीक है, उसके बाद है अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता। जाति व्यवस्था में जाति की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा पर आधारित नहीं होती। जो जाति की व्यवस्था होती है मतलब कि वो उनकी इच्छा अनिच्छा पर आधारित नहीं होती कि मतलब वो चाह रहे कि हम इस जाति में चले जाए या हम इस जाति का हम इस जाति को अपना ले, तो वो क्या व्यक्तियों के आधार पर नहीं होती, वो उसकी इच्छा के आधार पर नहीं होती। जन्म से ही व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है और जन्म से ही वो व्यक्ति जैसे जिस भी जाति में अगर वो जन्म ले लेता है तो उसी जाति का सदस्य कहलाता है। इस सदस्यता को वह जीवन भर बदल नहीं सकता। और ये जो सदस्यता होती है जाति व्यवस्था होती है जिस भी जाति में वो जन्म ले लेता है वो उसे क्या जीवन भर बदल नहीं सकता, इसलिए जाति की सदस्य अनिवार्य व स्थायी कहलाती है। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता का मतलब समझे कि जिस व्यक्ति ने जिस भी जाति में जन्म ले लिया वो उसकी ही सदस्यता या उसकी ही उसे अनिवार्य सदस्यता या उसका ही सदस्य कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है निश्चित परंपराएं। निश्चित परंपराएं प्रत्येक जाति के अपने रीति रिवाज तथा उनकी अपनी अपनी परंपराएं होती है। जो प्रत्येक जाति होती है मतलब जो अलग अलग जातियां होती है उनकी क्या परंपराएं या रीति रिवाज क्या होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। जाति के सदस्य सरकारी कानूनों से भी अधिक जातीय परंपराएं की ओर झुके हुए होते हैं। और जो कोई भी जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या अपनी परंपराओं या अपनी रीति रिवाजों के लिए क्या अधिक
झुके हुए होते हैं वे सरकारी कानून का उल्लंघन कर सकते हैं, और वो क्या करते हैं, सरकारी जो कानून होता है उनका उल्लंघन करते हैं तथा सरकार का विरोध कर सकते हैं, किंतु जातिगत परंपराओं का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। एक बार को अगर कानून जो सरकार कुछ कह रही है कि ये रीति रिवाज ये जाति अपना, उस चीज़ का वो उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन जो अपने रीति रिवाज होते हैं, जो अपनी जाति के रीति रिवाज या अपनी परंपराएं होती हैं, वो उनका विरोध या उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया इतना। उसके बाद है हमारा वर्ग। वर्ग के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या वर्ग चलेगा। ठीक है, तो मैं आज अब आपको वर्ग के बारे में, वर्ग का अर्थ बताऊंगी। ठीक है, हमारा टॉपिक है इसमें हम वर्ग का अर्थ पढ़ेंगे, वर्ग की विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है, और वर्ग, जाति तथा वर्ग में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे बाद में। ठीक है, तो वर्ग, वर्ग का सामाजिक स्तरीकरण का एक मुख्य स्वरूप है। वर्ग एक खुली व्यवस्था, मतलब जो वर्ग होता है वो हमारा क्या खुली व्यवस्था है, जिसकी सदस्यता व्यक्तियों को उसकी योग्यता और गुणों के आधार पर मिलती है। और उसकी सदस्यता क्या, जो व्यक्ति होते हैं वो किसके आधार पर मिलते हैं, उसके गुण और उसकी योग्यताओं पर, मतलब उसकी काबिलियत के आधार पर उसको वर्ग की योग्यता मिलती है। इससे परिवर्तन कर सकता है कि, मतलब इसमें अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। जब एक ही सामाजिक स्थिति के व्यक्ति समान संस्कृति के बीच रहते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि जब एक ही सामाजिक स्थिति के व्यक्ति समान संस्कृति के बीच रहते हैं तो वे एक सामाजिक वर्ग का निर्माण करते हैं। और वो क्या करते हैं, एक सामाजिक वर्ग का, मतलब जब जो भी समाज के वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो एक ही समान संस्कृति उन्हें मिलती है, तो इसी कारण क्या वो एक सामाजिक वर्ग का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिससे सामाजिक स्थिति लगभग समान हो और एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसमें वर्ग का क्या अर्थ है, जो हमारे समाज में जो अधिकार है वो क्या सबको एक समान मिल सकते हैं वर्ग के आधार पर, और वर्ग जो होता है उसकी काबिलियत या उसकी योग्यता के आधार पर उसे माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है वर्ग की प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं काफी है। विभिन्न आधार, पहले हमारी विशेषताएं हैं विभिन्न आधार। ठीक है, तो इसमें जो क्या कहा गया है, वर्ग का आधार मतलब विभिन्न, मतलब इन्हें अलग अलग आधार दिए गए। जो वर्ग का आधार किया गया है वो किस पर किया गया है, धन पर किया गया है, शिक्षा, आयु, लिंग हो सकते हैं। इस आधार पर समाज को पूंजीपति जो वर्ग होते हैं वो श्रमिक वर्ग होते हैं और शिक्षित वर्ग होते हैं। इसमें क्या कहा गया है, विभिन्न आधार पर, क्या धन से, मतलब जैसे धन हो गया, शिक्षा होगी, लिंग हो गया, ठीक है, आयु होगी, तो उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। और जो पूंजीपति, इसमें क्या पूंजीपति वर्ग होते हैं, शिक्षित वर्ग होते हैं और श्रमिक वर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या अलग अलग वर्ग में पाए जाते हैं। फिर है ऊंच नीच की भावना। ठीक है, इसमें भी क्या ऊंच नीच की भावनाएं दर्शाए गए। सामाजिक वर्ग के बीच ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। पूंजीपति वर्ग के व्यक्ति अपने आप को श्रमिक वर्ग के व्यक्ति की तुलना में समाज में उच्च स्थिति का मानते हैं। और इसमें भी क्या जो वर्ग होते हैं इसमें भी क्या ऊंच नीच की भावनाएं पाई जाती है। जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं वो क्या श्रमिक लोगों से उनसे मतलब अपने आप को क्या ऊंचा रखते हैं, ऊंचा दर्जा देते हैं। उसके बाद है हमारा विशिष्ट संस्कृति। विशिष्ट संस्कृति, ठीक है, तो जो हमारी वर्ग है उसको भी क्या विशिष्ट संस्कृति में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग की अपनी एक क्या
पृथक संस्कृति होती है, मतलब अलग अलग संस्कृति या अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। इसमें क्या उनके बोलने, चालने, उठने बैठने का तरीका, ठीक है, या उनका ढंग दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से अलग से भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। जो मतलब विशिष्ट संस्कृति क्या है, यहाँ के जो वर्ग के लोग होते हैं सबकी अलग अलग क्या व्यवस्थाएं होती है, अलग अलग उनकी संस्कृति पाई जाती है। जैसे उनका उठना बैठना, बोलना, बोल या चाल क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से होती है। समाज द्वारा मान्यता, फिर है हमारी 4th पॉइंट है हमारा, समाज द्वारा मान्यता। जो वर्ग होता है उसको क्या समाज, प्रत्येक सामाजिक वर्ग की स्थिति क्या समाज द्वारा मान्यता होती है। जो प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या समाज द्वारा मान्यता मिलती है। यह अन्य वर्ग से भिन्न होती है, और ये क्या होता है, अन्य जो वर्ग होते हैं उनसे क्या भिन्न होती है। वर्ग के सदस्य भी यह भली भांति जानते हैं कि अन्य वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति क्या है। मतलब जो अलग वर्ग के व्यक्ति या अन्य व्यक्ति होते हैं वो भी दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के तुलना में अपने वर्ग की भिन्नताएं क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा वर्ग, जाति तथा वर्ग में अंतर। जाति तथा वर्ग में अंतर। इसमें भी क्या निम्न अंतर होते हैं। जाति एक क्या बंधक समूह, जाति क्या है, एक बंधक समूह है। जाति जाति एक बंधक समूह है, लेकिन वर्ग क्या है, वो वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति क्या है, बंधक है, वो मतलब बंधन में बंधी रहती है, लेकिन वर्ग क्या है, एक खुली व्यवस्था है, ठीक है। वर्ग एक खुली व्यवस्था है, मतलब इन्हें अपने वर्ग के लिए क्या ये अपने आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जाति एक क्या बंधक समूह है, मतलब जिस जाति में इन्होंने जन्म लिया है वो उसी जाति के सदस्य कहलाते हैं। विवाह, खान पान आदि में कठोर नियम। इसमें क्या जो ये जाति होते हैं उसमें क्या विवाह में भी, खान पान में भी क्या कठोर नियम है। यहाँ पर क्या कठोर नियम कहलाते हैं, लेकिन वर्ग में कठोरता नहीं है। वर्ग में कठोरता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो जाति के लोग होते हैं, जो विवाह होता है या उनके खान पान मतलब जो भी वो खाते हैं या उनमें क्या काफ़ी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उनके कठोर नियम होते हैं। अगर वो मांसाहारी है तो वो मांस मांगेंगे शादी वगैरह में, अगर वो शाकाहारी है तो वो शाकाहारी की ही मांगेंगे। वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की जो खाने के जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना या उनके साथ शादी विवाह वगैरह में उनके यहाँ पर नहीं जाते,
ठीक है। तो इसमें क्या काफ़ी छुआछूत है, लेकिन वर्ग में इसमें क्या जो वर्ग के लोग होते हैं उसमें कठोरता नहीं है, वो एक दूसरी जाति के साथ उठ बैठकर खाना खा लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इसमें जाति व्यवस्था स्थिर संगठन, और इसमें क्या है जाति की जो व्यवस्था है वो स्थिर संगठन होता है। इसकी जाति व्यवस्था में क्या स्थिर संगठन होता है, लेकिन वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले जो वर्ग व्यवस्था होती है वो उसमें क्या कठोरता नहीं पाई जाती, और वर्ग व्यवस्था में जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है। वर्ग व्यवस्था में जाति व्यवस्था के मुकाबले, रुक जाओ, वर्ग व्यवस्था में जो जाति होती है वो क्या स्थिर नहीं होती, कम होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या अंतर है, जाति का एक बंधन समूह है, जो हमारी जाति है समाज में वो क्या उसमें बंध गया है, वो उसी जाति जिस जाति में वो जन्म लेता है उसी का क्या वो सदस्य कहलाता है। लेकिन जो वर्ग है वो एक खुली व्यवस्था है, वो एक दूसरी जाति को अपना सकता है, ठीक है। ऐसे इसमें विवाह क्या खान पान आदि में कठोरता के नियम है। जो हमारे समाज में उच्च जाति के लोग होते हैं वो निम्न जाति के वर्ग के लोगों के यहाँ क्या शादी में नहीं जाते, ना उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं है। ऐसी जाति व्यवस्था में स्थिरता का जो संगठन होता है वो क्या कठोर होता है, कठोर होता है, ठीक है। लेकिन वर्ग व्यवस्था में स्थिरता कम होती है, मतलब वो इसमें एक ही जगह टिका हुआ नहीं होता, वो अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या हमारे इसमें अंतर थे, ठीक है। तो ये आपको सारा जो मैं आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद कल हमारा टॉपिक नेक्स्ट चलेगा इसी चैप्टर का, भी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक। थैंक यू, कल पढ़ाऊंगी।